द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ नोएडा से शरीक गुफ्तगू है कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, और वो एक सेलिब्रिटी हैं इंडिया में, बहुत से टीवी चैनल्स पे आते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ भी इंटरेक्शन करते रहे हैं। सर, आज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाउ कैन इंडिया एंड पाकिस्तान लिव इन पीस? आप समझते हैं पाकिस्तान को, आपकी बड़ी नज़र है इन इश्यूज पे, और आप इंटरेस्टेड भी हैं कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, तो क्या है, रुकावट क्या है? शकील साहब, जय हिंद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की आवाम के पास अपनी आवाज आपके थ्रू पहुंचा पाऊं। और मैं आपको सिर्फ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये देना चाहूंगा कि ये वाला जो सवाल आपने लिया है कि हाउ वी कैन एग्जिस्ट पीसफुली, ओ माय गॉड, नोबडी हैज आस्क्ड मी। कभी किसी ने नहीं कहा। और जबकि मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज सकता हूं जहां मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट या होस्ट को चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड ओनली इन वॉर। ये बात अगर मैं कहूं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस की बात कौन कर रहा है, और पीस की बात करने का मतलब होता है कि आप हथियार ना दें, आप पैसे ना दें, आप अपनी स्टेटमेंट्स को बैलेंस कर कर पीस के तरफ लेकर जाए। आई डोंट थिंक द वर्ल्ड इज डूइंग दैट, एंड मोर सो मैं तो ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये दोनों आवाम इतनी अच्छी होने के बावजूद मतलब लिटरली दिखने में ऐसा लगता है, इंप्रेशन ऐसा पड़ता है दुनिया को कि खून के प्यासे हैं एक दूसरे के, जबकि एक्चुअली हमारे बीच में कोई रीजन नहीं है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो। आई डोंट फाइंड कि मुझे शकील साहब का कत्ल करने से कोई फायदा होगा, या मेरी उनसे ऐसी कोई दुश्मनी है जो पता नहीं कब से चली आ रही है। आपके और हमारे बीच में डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट सिर्फ एक है, कहने के लिए मैं बोल रहा हूं, एक्सक्यूज जो निकाल रखा है, जे एन के। मेरे हिसाब से JNK इज नॉट द डिस्प्यूट, क्योंकि डिस्प्यूट 70 साल अगर चल पड़ा तो वो डिस्प्यूट कहां रहा भाई? वो तो अब एक रूटीन हो गया है मामला। आई थिंक द डिस्प्यूट इज ओनली टेररिज्म अपने आप में, जो कि पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर लेता है, पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर लेता है। अगर हमारे बीच में पीस होगी और होने की उम्मीद होगी तो शकील साहब को कर्नल शैलेंद्र सिंह के साथ बैठकर यह बात जरूर करनी पड़ेगी कि कर्नल साहब, टेररिज्म कहीं भी हो गलत है, पहली बात। और अगर और मैं अब अपने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं कि अगर मेरे भारत से किसी भी तरह की टेररिज्म पाकिस्तान में होती है तो वो गलत है, उसको मैं कंडेम करता हूं, उससे मैं नाराजगी जाहिर करता हूं, क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर में नहीं है, ये हमारे खून में नहीं है कि दूसरी कंट्री के अंदर जाकर आप लोगों के अंदर दहशतगर्दी फैलाएं, टेररिज्म फैलाएं और आवाम मारी जाए, इंसानियत मारी जाए। अगर जिस दिन शकील साहब और कर्नल शैलेंद्र सिंह इस बात पर एग्री कर गए, आप देखेंगे कि पीस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। और आज आई क्लेम कि आज वो पीस आपने स्टार्ट करी है, क्योंकि ये पहली बार ये टॉपिक आप और हमारे बीच में, एटलीस्ट मेरे छोटे से करियर के बीच में, किसी भी पाकिस्तानी ने पीस की बात करी। फिनोमिनल, आई कॉम्प्लीमेंट यू, आई सैल्यूट यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो मेरी तो यही कोशिश है जी कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो अमन हो, पीस हो, और अवाम का इसमें फ़ायदा है, द टीमिंग मिलियंस। तो वरना तो जो है उनको कुछ नहीं मिला आज़ादी से, 78 ईयर्स हो गए हैं उसको। तो हमें तो मुकाबला करना चाहिए कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें कौन देता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये जो है इसमें मुकाबला होना चाहिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे को तबाह करने पे लगे हुए हैं, और ये भी नहीं सोचते कि यार आज़ादी का मतलब ये तो नहीं था कि एक दूसरे को तबाह करना है, बल्कि ये था कि अपने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देनी है, उनको खुश रखना है। तो सर, फिर आप क्या कहते हैं, कैसे निकला जाए इस विशियस सर्कल से, ब्लेम गेम से? जिस दिन इस इवैल्यूएशन को आपकी इंटेलिजेंसिया नहीं, आपकी आवाम को समझ आ गया, आपने
भारत को क्या तबाह किया और भारत ने पाकिस्तान को क्या तबाह किया, मुझे ये बता दो। चलो, अरबों खरबों करोड़ों पता नहीं कितने रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट आप खरीदते रहे, मैं भी खरीदता रहा, तबाह क्या किया हमने? हम तो अपने आप को तबाह कर रहे हैं। भाई आप एक बात बताओ ना, एक से एक बढ़िया जहाज, एक से और अगले जहाज, उससे और अगले जहाज, 5th जनरेशन 6th जनरेशन, ये जो बिजनेसमैन है दोनों, चाइना और यूएस, ये तो अपना बिजनेस कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बिल्कुल ना, मैं मतलब गलत शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो हम लोगों को जल्दी समझ आते हैं कि दोनों बंदर लड़ते रह गए और रोटी जो है वो बिल्ली खा गई आधा आधा करके, कि चलो जी कभी इसकी साइड हूं मैं, कभी उसकी साइड हूं, कभी मैं ये कर दूंगा। आप बता दो दोनों कंट्रीज के बीच में कभी भी अगर ये क्लियर कट हुआ, 70 साल की कंसिस्टेंसी को अगर लेकर चले कि चलिए जी यूएस जो है वो पाकिस्तान का साथ देते हुए इंडिया को क्रश कर देगा, अगर ऐसा आपको कहीं दिखा हो तो आप मुझे बताइए। चलिए इसको अपोजिट ले लेते हैं, बीच में पिछले 10 साल से चलिए ये हो गया, इंडिया को यूएस इतना सपोर्ट करेगा कि वो पाकिस्तान को जीत लेगा, अगर ऐसे कहीं आपको दिखाई दिया हो। एंड सेम गोज फॉर चाइना। मैं आपको बताता हूं, ये मेरा अपना सोच है और ये मेरी सोच मैं आपको प्रूफ के साथ देने के लिए तैयार। इंडिया हैज नो इंटरेस्ट टू टेक ओवर पाकिस्तान, टेक माय वर्ड ऑन इट। क्योंकि अगर होता, अगर हिंदुस्तान का ये होता तो भाई साहब अब तक जरूर हो गया होता, एक ऐसी फियर्स बैटल हो गई होती जो कि एक दूसरे को टेक ओवर करने के लिए। अगर आप बैटल्स गिननी शुरू करें, चाहे 47 की ले लीजिए, वो 71 की ले लीजिए, वो एक चीजें आपको टेक ओवर करने की नहीं थी। और आपका भी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा कोई एक्शन रहा है सिवाय कारगिल के कि यस आप हमारी जमीन को टेक ओवर करना चाहते। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि अगर इवन पीओके से रिलेटेड, जेएनके से रिलेटेड हम आपसी डिस्प्यूट की बात कर लें, ऐसा अब तक कौन सा आपने एक्शन देखा, चाहे पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, कि हमने गए आपके अंदर 1 किलोमीटर अंदर जाके हमने उस जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया? अगर ऐसा कहीं एक मिसाल है तो आप मुझे बताइए। और मैं इसको उल्टा भी चला रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया के अंदर आकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आकर उस जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, अपनी फौज लगा दी कि नहीं जी आज के बाद नहीं। और जबकि एक बात बता दूं, एज अ फौजी हमारे पास और आपके पास 10 ऐसे मौके हैं, 50 ऐसी जगह हैं जहां एक्चुअली आप ऑक्यूपाई कर लेंगे, अगले 2 दिन तक शायद मुझे पता भी ना चले, सिवाय इसके कि सैटेलाइट फोटोग्राफ दे देगा, एयरक्राफ्ट फोटोग्राफी आ जाएगी वगैरह। बट इट कैन नॉट हैपन कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे पास ना हो। इसलिए मैं कहूंगा, जिम्मेदारी से कहूंगा, तबाह हम आपस में अपने आप को कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं कर पा रहे। क्योंकि कैसी है ये तबाही कि आप भी पैसों में उलझे हुए हैं, आप भी इकॉनमी में उलझे हुए हैं, हम भी अपनी इकॉनमी को बढ़ा रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार आपके हमारे बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट में वो 10, 20, 30, 40 लाख करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। एंड इट इज, लेट मी टेल यू, इट इज बाय चॉइस, इट इज एक्चुअली बाय चॉइस। आपको जहाज क्यों चाहिए? कौन है आपका एनिमी? या तो स्पेसिफाई करिए कि यस कि हमारा बड़ा मेजर एनिमी सो एंड सो है जो हमारी जमीन या हमारे को हड़प लेगा, इसलिए हम अब पाकिस्तान के वजूद को रखना चाहेंगे। एंड आई से द सेम फॉर इंडिया। सो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपने अगर कहा है कि क्या किया जा सकता है, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉमन फैक्टर इंडिया और पाकिस्तान, चाहे वो एक दूसरे पर ब्लेम ही करे, इज द टेररिज्म, सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म। आप भी बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, मैं भी बढ़ चढ़कर बोल रहा हूं कि यस, टेररिज्म हमारे को बहुत तकलीफ में डाला हुआ है। और टेररिज्म हमारे दोनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन इसलिए है कि आपकी सोच है कि मेरे यहाँ है और मेरी सोच है, मेरी तो खैर सोच नहीं है। इंडिया इज वेरी कन्विंस एंड ऑलवेज सेइंग कि इट इज ऑलवेज एमिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसको रोकने का तरीका क्या है? मेरे ख्याल ये बड़े छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप्स हो सकते हैं। एक पहला बेबी स्टेप यही है कि आप और मैं इस पर बात करने को तैयार हैं और एक दूसरे की सुनने को तैयार है। हो सकता है कहीं ना कहीं 2 शब्द मेरे भी गलत हो, पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान ने ऐसा किया। आपके पास भी 4 शब्द हो सकते हैं, हिंदुस्तान ने ऐसा किया, हिंदुस्तान ने ऐसा किया। लेकिन हम दोनों के दोनों
अपने फर्ज से गद्दारी कर बैठेंगे कि हम ये क्यों ना बोलें कि टेररिज्म ने ये किया, और अगर ये टेररिज्म मेरे सो एंड सो जगह से आती है, अगर कर्नल शैलेंद्र बोल रहा है तो जनाब ये गलत है। मैं तो कहता हूं आप मेरे यहां पर इंडिया में मैं आपके सारे यूट्यूबर्स को ओपन चैलेंज देता है, आप जगह बताइए, शकील साहब और मैं दोनों के दोनों ड्रोन उड़ाएंगे और उस जगह को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये मेरी कमिटमेंट। बाद में देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन मैं शकील साहब को कन्विंस कर पाऊं कि इंडिया के अंदर कम से कम एक आदमी जरूर है कि अगर मेरे देश में किसी भी तरह की कोई टेररिस्ट कैंप है तो उसको डिस्ट्रॉय करना सिर्फ आपका हक नहीं है, मेरा फर्ज है। क्योंकि या तो मैं डबल स्टैंडर्ड रख रहा हूं कि बोलूंगा कुछ और टेररिज्म को पैदा करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, आपके यहां सब कुछ करा दूंगा। जिस दिन आप और हम इस बात पर बोलने लगे, देखिए बोलचाल भी जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ा ब्रिज होती है। आपके हमारे बीच में एक बहुत अच्छा ब्रिज है कि मेरी लैंग्वेज आप समझते हो, आपकी लैंग्वेज मैं समझता हूं। हो सकता है आपके यहाँ उर्दू ज्यादा है, मेरे यहाँ थोड़ा उर्दू मेरे जैसे लोग कम समझते हैं, बट अपने आप हमारे पास एक जरिया है। आप भी, आपका पहनावा और मेरा पहनावा एक है। हम दोनों चाहे माने या ना माने, लेकिन ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि हम दोनों के रूट्स एक हिंदुस्तान से आते हैं, उस हिंदुस्तान से जिसके लिए आपने, मेरा मतलब अगर आपने अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस्लामिक लोगों ने और हिंदू लोगों ने मिलकर काम किया है उस आजादी को प्राप्त करने। आगे के रीजन पॉलिटिकल हो सकते हैं। सो मेरा अपना सीधा आकलन, अगर आप बोल रहे हैं कि इस मसले को कैसे किया जाए, बात तो करनी शुरू करो, यूट्यूबर लेवल पर बात करो, एनकरेज करो आपके यूट्यूब्स को मैं अपनी कंट्री में बढ़ाऊं, मेरे वाले आप बढ़ाएं, सेंसिबल बातें करो। ये हर चीज पे मार देंगे, चक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुनने में अच्छा लगता है कईयों को, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं कि अरे जी हमने ठोक के मारा, पता नहीं किसने किसको क्या मारा, किसको क्या नहीं मारा, अल्टीमेटली ले दे के दोनों के दोनों यही ढूंढते रहते हैं कि मारा किसने किसको कितना। मैं बताता हूं आपने किसको मारा और मैंने किसको मारा। आपने और मैंने सिर्फ इंसानियत को मारा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कहीं पर भी अगर एक इंसान की मौत हुई, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे उसको काउंटर करने से रिलेटेड हो, मरती हमेशा इंसानियत है। क्यों? क्योंकि ये एक वो चीज है जिसमें आप और मैं कॉमन है। आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि मुस्लिम इंसानियत मरी है या हिंदू इंसानियत मरी है, नहीं। जिस दिन हम इस तरह से बात करनी शुरू करेंगे, मेरा अपना आकलन है, मेरी अपनी सोच है, हम इस पर आगे जरूर बढ़ सकते। These are great words coming from a military officer. So I really appreciate them. You're talking like a peacenik actually. तो ये बताइएगा कि आप कब से कब तक आर्मी में रहे और आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो है क्या पढ़ाया गया आपको पाकिस्तान के हवाले से? Did they teach you hatred against Pakistan or what? वेरी गुड, वेरी गुड। ये आप मेरा जो मेंटल एनालिसिस कर कर अपनी आवाम को जब बताएंगे ना, तो ये एक अच्छी बात है कि इंडियन आर्मी के अफसर के दिमाग में होता क्या। आपने कहा ट्रेनिंग के दौरान, मेरी ट्रेनिंग जब होती है तो वो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसमें मुझे दुश्मन नहीं पढ़ाया जाता। मैं आपको सीधी सीधी बात, दुश्मन जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है लाल देश और नील देश, और लाल देश एनिमी देश माना जाता है और नील देश अपना कंट्री माना जाता है। हर एक्सरसाइज में, हर सेटअप में यही बात रहती है। नील देश कौन है? नील देश इंडिया है। लाल देश कौन है? लाल देश, उसमें लिख कर आता है नीचे, लाल देश का जो ऑर्बिट है, मतलब जो आर्मी का जो सिस्टम है, वो पाकिस्तान आर्मी बेस्ड है, ऐसे बताया जाता है। लाल देश का ऑर्बिट चाइनीज आर्मी पर बेस्ड है। ये दो हमारे को जरूर बताइए, और उसी के हिसाब से हमारे रिएक्शन होते हैं। और ये बड़ी जायज इसलिए भी है कि अगर पाकिस्तान आर्मी में एक जगह पर 10 आदमी है, हो सकता है चाइनीज आर्मी में 20 हो, तो तैयारी का जो लेवल है वो सेम नहीं आएगा। वो आगे बात। उससे भी बड़ी बात, आधे से ज्यादा टाइम ये नहीं देखा जाता, जैसे अभी भी यहां पर जो त्रिशूल एक्सरसाइज हो रही है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि इस समय पाकिस्तान का क्या है वहां। बेवकूफ होगी वो आर्मी ये सोचकर कि मैं सर क्रीक इलाके में एक्सरसाइज कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग है ना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग।
आई एम टेलिंग यू, ये ट्रेनिंग है हमारी। और अगर मैं ये सोचूं कि इस समय वहां पर 2 बटालियन लगी हुई हैं, आपके 3 होवरक्राफ्ट लगे हुए हैं, तो बस इतना ही होगा, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन वॉर होगी, जिस दिन वॉर क्लाउड्स बर्स्ट करेंगे, पाकिस्तान का पोस्चर वहां पर कुछ और होगा, मेरा भी पोस्चर कुछ और होगा। बट जो मैंने अपने लिए, अपनी स्ट्राइक कोर के लिए, अपनी जो डिवीजन के लिए, या चलो अगर मैं कह दूं अपने ब्रिगेड के लिए, तो वहां पर पोस्चरिंग ये होती है कि जो अगर मुझे टास्क मिला तो मैं अपना काम कैसे करूं, बड़ी सीधी बात। उसमें हो सकता है एनिमी कम हो, एनिमी ज्यादा हो, बट उस ज्यादा प्रैक्टिस इस बात की है कि मुझे अगर मूव करना है तो अगर मूव करते समय मैं क्या प्रिकॉशंस रखूंगा, किस तरीके से टारगेट्स तक पहुंचूंगा, वगैरह वगैरह। मैंने ये काम अपनी फौज में रहते हुए तकरीबन 22 साल किया है, और 22 साल में ये जिस तरह से सर क्रीक की एक्सरसाइज हो रही है, लकीली में इसका भी एक पार्ट था जब ये पहले हुआ करती। पहले होती थी ये सिर्फ आर्मी की, और एयरफोर्स उसमें ऑब्जर्वर होता था। अब जो एक्सरसाइज है ये इतनी ज्यादा हवा इसलिए चल रही है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों है, और इसके ऊपर भी पाकिस्तान की आवाम को एक्चुअली फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप एक बात बताओ शकील साहब, दिल पर हाथ रख के बताना, मैं पाकिस्तान के ऊपर सर क्रीक में अटैक करने वाला हूं, वो भी बताकर, नोटैम जारी कर कर, आप बता दीजिए ऐसा होगा? इतनी बेवकूफ कोई आर्मी नहीं होगी जो आपको बताकर करेगी। हमारा नोटैम 30 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में, 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक का, आज थोड़ी ना 15 दिन पहले, 20 दिन, 25 दिन पहले का आपको बताया हुआ है। आपको नहीं बताया रखा है, वर्ल्ड को बता रखा। और मैं बड़े सुलझे हुए शब्दों में कह रहा हूं, ये इसलिए नहीं बताया है कि हम आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये इसलिए बताया गया है कि दुनिया की कोई भी एयर पावर उस इलाके के बीच से ना गुजरे, उसको अवॉइड करे, क्योंकि इस इलाके के अंदर हाई स्पीड मैनोवर्स किए जाएंगे, हो सकता है लाइव फायरिंग भी करी जाएगी। नो टाइम इसलिए जारी होता है। अब जो बात आ रही है ना कि वो हमारे बीच में पीस कैसे हो, भाई पीस का एक बड़ा अच्छा जरिया है कि मैंने आपको बता दिया, आपको भी पता ही है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में कौन आ रहा है आपको भी पता है, मेरी स्ट्राइक कोर आ रही है, मेरी नेवी आ रही है, मेरी एयरफोर्स आ रही है, ये भी हमने बताया हुआ है सबको कि इट्स अ ट्राई सर्विस। ये सी वाले रूट से भी आएगी, एयर से भी आएगी, और सबका कोऑर्डिनेशन। अब आप बोलेंगे कि कर्नल साहब भारत को ये क्या करने की जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं थिएटर कमांड बना रहा हूं। थिएटर कमांड में तीनों चीजें जुड़ेंगी, और उनको जुड़ने का जो प्रैक्टिस है उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, और वो ट्रेनिंग में कर रहा हूं। मतलब इसमें कहीं कोई थ्रेट अगर आपको नजर आई हो, आप मुझे अभी रोक दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा कि नहीं जी मैं बात छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें आप अगर एंगल कोई ये डाल लें कि नहीं जी वो कराची का और यहाँ का और वहां का, वेल ट्राई सर्विस मींस दिस ओनली। अदरवाइज अगर सर क्रीक के लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मैं बड़े ठोक कर कहता हूं, सच्चाई के साथ कहता हूं, ईमानदारी के साथ कहता हूं, ये एक्सरसाइज यही तो कर दी गई कि सर क्रीक के ऊपर चढ़कर हम उसे कैसे लेंगे। भाई ऑब्जेक्टिव तो यही होगा ना। अब आप इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि नहीं जी ये एक्सरसाइज में ही करने वाले हैं अटैक, वेल आई डोंट नो व्हाई शुड वी बी अटैकिंग। अब आती है बात उसमें कि आप लोगों के यहां से आ गई बात, हमारे यहां से भी आ गई, चलो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, नहीं जी आपके मिनिस्टर ने तो बोल दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला? डिफेंस मिनिस्टर चीजों को करेक्ट पढ़ना इंटेलिजेंसिया का काम है, उसको करेक्टली कन्वे करना आवाम को, ये आप जैसों का काम। इस तरह के प्रोग्राम, बड़ी सीधी बात करो, हमारे मिनिस्टर ने क्या कहा, मिनिस्टर के वर्ड्स रिकॉर्डेड हैं इसलिए आप भी सुन सकते हैं, मैं भी सुन सकता हूं। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की कोई गलत हरकत सर क्रीक इलाके में करी तो उसके आगे उन्होंने बाकी कुछ बोल दिया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। पहली बात अगर, दूसरी बात हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप उस दौरान कुछ भी करेंगे तो आप एक बात बताइए ना, तो इसको ट्रिगर कौन कर रहा है? वी आर नॉट ट्रिगरिंग अ वॉर। ट्रिगरिंग ऑफ वॉर इज वेरी वेरी डिफरेंट। ट्रिगर अगर वॉर होनी होती तो वो कारगिल में भी हो गई होती, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं हो पाती। वो इस समय सो कॉल्ड पहलगाम के एक्सक्यूज पर भी हो गई होती,
लेकिन वहां पर भी नहीं हुई। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज से, मुझे नहीं लगता कि इंडिया वांट्स टू टेक ओवर पाकिस्तान। और बाय द वे, एज अ फौजी, जब मैं फौज में था, मैं इस बात पर हमेशा लड़ा, बोले सर ये गलत बात है, मतलब दुश्मनी है भी कह रहे हो आप, लेकिन दुश्मनी निभाओगे नहीं, ये गलत बात है। जब अगर दुश्मनी निभानी है तो शिद्दत से निभाओ, फिर ठीक है भाई, ऑल आउट जाएंगे, क्या बड़ी बात। ये क्या तरीका है कि नहीं, वी विल सी, वी विल वॉच, ये जो डिप्लोमेसी आ जाती है ना बीच में, मैं समझता हूं आजकल इस डिप्लोमेसी को। जब मैं फौज में था तब नहीं समझता था। मैं वो बंदा हूं जिसने कारगिल में पता नहीं कितने हजार राउंड्स फायर करा दिए कि यस करो। कईयों ने मेरे को बोला अरे सर वो शायद गलत जा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 राउंड गलत चले गए, आप 10 और डालो, भाई साहब हमें इनको यहां से हटाना है, वगैरह वगैरह। वो एक स्पिरिट अलग होती है, वो एक यंग स्पिरिट। मैं आपको सच आज बताता हूँ, जवानों को रात में सोए ना या बोर ना हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना फायरिंग में फिर बंदा बोर हो जाता है, क्योंकि आप दिखते तो नहीं, मैं तो ऐसे फायर मारी जा रहा हूँ आपके एरिया में कि हाँ जी वो उस हिल फीचर पर है, टाइगर हिल पर है, मारो मारो मारो, 10 में से 2 राउंड गिरेंगे, 4 राउंड गिरेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन उनको थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करो, हर एक राउंड के ऊपर मेरा नाम लिख दिया करो। तो वहां से शुरू हुआ कि लोगों ने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया कि ना जी ये राउंड मेरे तरफ से जा। बट ये वो तरीके होते हैं फौज के जिसमें आप अपने लोगों को, अपनी फौज को इन्वॉल्व रखते हो। आज मैं वही आदमी बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। इतनी बड़ी एक कारगिल लड़ाई होने के बावजूद मैंने, हालांकि शुरुआत में मुझे भी तकलीफ हुई जब बोला गया कि भाई उनको जो आपके अनक्लेम्ड सोल्जर्स हैं उनको फ्यूनरल देना चाहिए, तो पहला रिएक्शन मेरे तरफ से भी था, मैं कहा हम क्यों देंगे। मतलब उन दिनों में ना, उस समय देखो खून उबला हुआ होता है, हमने कहा हम क्यों देंगे, इन लोगों ने हमारे बंदे मारे और हम इन्हीं को वो फ्यूनरल देंगे, किस बात पे, मैं तो नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद बातचीत होती रही। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इनको इस जगह पर फ्यूनरल नहीं देंगे, इस पागलपन को मेरे अगर बरकरार रखा जाए तो इनका होगा क्या। ये पड़े, ये अब बेचारे वो गिरे पड़े तो मेरी ही टेरिटरी में है और मैं ही इस टेरिटरी पर बैठूंगा अब, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी है। अब आप इसे कितने दिन तक इस हालत में देखोगे। वहां से एक ह्यूमैनिटी का एंगल स्टार्ट होगा कि ठीक है यार, इनको यहां पर सड़ने दूं, कीड़े पड़ने दूं, वर्सेस एक खड्डा ही तो खोदना है यार, नमक ही तो डालना है। और ये समझ लेते हैं कि चलिए भगवान का काम है, भगवान ने। तो मैंने शुरू किया तो मेरे जवान अटक गए, क्योंकि जवानों में मेरे से थोड़ा सा ज्यादा एग्रेशन होता है। ऑफिसर फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंस समझता है, जवान नहीं समझता। क्यों? क्योंकि जो ऐसे गोली चला रहा होता है ना, जब उसके पड़ोस वाला बंदा तो गोली लग के गिरती है तो उसका ना एक अलग पागलपन आता है। फिर गालियां शुरू होती है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, वो सब स्टार्ट हो जाता है। और वो गरमाइश जो है, वो जो नफरत जो है, वो जब लड़ाई रुक भी जाती है तो उसके बाद भी उस जवान में मेरे से ज्यादा होता है। और मैं इसको ग्रांट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अफसर हूं उन 150 लोगों का, 250 लोगों का, और वो बंदा है उसके पड़ोस वाला, उसका बडी है जिसको हम बोलते हैं। सो हमने कर दिया। और जैसे ही मैंने वो उठाया ताबूत, तो मेरे जवानों ने मेरे से छीन लिया कि नहीं सर हम उठाएंगे। इंसानियत स्प्रेड्स लाइक फायर, हेट डज नॉट स्प्रेड लाइक फायर, लेट मी एश्योर यू दैट। इसलिए मैं आपकी बात पर अटका हुआ हूं कि पीस के लिए अगर आप काम करोगे, पीस मिलेगी। इट विल बी एट अ कॉस्ट। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी। 2 लोग आपको ये भी बोलेंगे कि शकील साहब, क्या साहब आप वो कर्नल साहब के साथ लगे पड़े थे, क्या हम तो ठोक के मारेंगे। बट अल्टीमेटली दे आर नॉट रियलाइजिंग कि शकील साहब इज डूइंग अ बिग फेवर, अ बेटर फेवर फॉर हिज कंट्री एंड फॉर द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी विल ऑलवेज विन, टेक माय वर्ड। अच्छा कर्नल साहब, आप पे कब रिटायर कब हुए आप आर्मी से? मैं रिटायर हुआ 2008 में। अच्छा, एंड व्हेन डिड यू ज्वाइन?
Oh, I joined in 87. ओके, तो 1987. मतलब मेजर जो ऑपरेशन आपने देखा वो कारगिल था। और ये जिसको बोल सकते हैं हम फर्स्ट हैंड, हालांकि मैंने अखनूर वाले ऑपरेशंस भी करे। आई वाज पोस्टेड इन कारगिल आल्सो, कारगिल नहीं सॉरी, सियाचिन ग्लेशियर आल्सो। सो हमने वो ऑपरेशन भी देखा है। हमने जो पंजाब में हमारे अपना इंटरनल ऑपरेशन चलाया गया था वो भी देखा है। मैं नॉर्थ ईस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेशनल एरिया में, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं है। हम जो बाकी टेररिज्म और नेक्सलाइट और इन सब के खिलाफ भी जब ऑपरेशंस करते हैं, तो जैसे ऑपरक्षक करते हैं, ऑप ग्लेशियर वाला जो है वो करते हैं, इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जो हम करते हैं, इन सब में मैं लकीली पार्ट में था, विच इज वेरी अनयूजुअल एक्चुअली, कि इतने छोटे टेन्योर में मैं इतनी सब जगह देख पाया। और इसीलिए शायद आज मुझे लगता है कि मेरा जो मेंटल मैच्योरिटी लेवल है वो ये जरूर मुझे दिखाता है, लोगों को मार देना अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। मैं अगर आज एक शकील साहब को जीतता हूं तो शकील साहब की इस प्रोग्राम से मैं हजारों करोड़ों लोग जीत सकता हूं पाकिस्तान। शकील साहब को मारने से मेरे को कोई फायदा नहीं मिलता, ऐसा मेरा सोच अब है। सही, दैट्स वेरी एडमिरेबल। अच्छा सर, एक कैप्टन शेर सिंह थे जो कर्नल शेर सिंह थे, तो उनका जो मैंने सुना पढ़ा कि वो इंडियन मिलिट्री ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये था तो हमारा दुश्मन लेकिन बहादुर आदमी था, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। एंड ही वाज एक्चुअली गिवन द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पाकिस्तान, निशान हैदर। तो वो क्या स्टोरी है, यू रिमेंबर दैट? नहीं देखिए, नहीं, इट विल बी रॉन्ग फॉर मी टू से कि वो स्टोरी क्या है, मैं कैसे रिमेंबर। 160 किलोमीटर के एरिया में कौन कहाँ है, ये मेरे लिए गलत हो जाएगा क्रेडिट लेना, डेबिट करना, कि मैं उनके सामने था। ही वॉज इन अ डिफरेंट सेक्टर, ही वॉज इन अ एंटायरली डिफरेंट सेक्टर, जिसका मेरे उस सेक्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं था। सो मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि रियलिटी में एग्जैक्टली क्या हुआ, बट क्योंकि बाद में जब हम लोग आपस में मिलते हैं उस एरिया में ही, तो ये जरूर पता चलता है क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वहां से एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्टअप होता है। शेर सिंह जिस पोस्ट पर थे वहां से रिपोर्ट ये आई कि हमने 2 बार अटैक किया और दोनों बार वो अटैक अपने आप में विफल हो गया, फॉर रीजंस बियॉन्ड। और जब कोई भी अटैक विफल होता है उसका क्रेडिट उस कंपनी के पोस्ट को जाता है, पोस्ट कमांडर को जाता है। सो हमें दिखा कि इस कंपनी का कुछ तो मामला है। अब आती है बात फेयर्स बैटल की, जबकि आप उस पोस्ट को ओवररन करने रखते हो और तब आप देखते हो कि वो एक बंदा दौड़ दौड़ कर कहां कहां उस पोस्ट पे जाके वहां से फायर करवा रहा है अपने बंदूकों के, छोड़ना नहीं पोस्ट। ये इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ही इज अ मैन हु वाज डेयरिंग। ठीक है, गलत था हमारे लिए, बट वो अपना जो उसको टास्क दिया गया था वो उस हिसाब से कर रहा था, एंड वी अप्रिशिएट दैट एज अ फौज। मैं आपको आज भी कहता हूं, आपके 10 प्रोग्राम्स जब हम करते हैं, कोई भी फौजी होता है तो मैं उसको यही कहता हूं, यार एज अ फौजी जो बात बोलना ऐसी बोलना कि फौज की इंसल्ट ना हो, क्योंकि फौजी चाहे पाकिस्तानी हो चाहे वो हिंदुस्तानी है, फौजी फौजी होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसकी बात में दम होना चाहिए, उसकी बात में बैलेंस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, सारी चीजें कंप्रोमाइज कर लो, सच्चाई जरूर होनी चाहिए। So that is where सच्चाई is that Sher Singh fought well. He fought exceptionally well. और अगर हम अपने एक्सेप्शनल फाइटर्स को परमवीर चक्र देते हैं तो इसमें कोई हमने कोई बहुत, हालांकि उन दिनों में मेरे को खराब लगता था, मैं कहा व्हाई विल वी रिकमेंड, ही वाज आवर एनिमी। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली एज अ मेजर साहब, आई वाज वेरी क्लियर कि नहीं, ये क्या तरीका हुआ, अपने लोगों को लिए रिकमेंड करो यार, अपने 10 के बजाय 20 रिकमेंड करो। क्या 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 फियर्स बैटल तो हमने देखी है, हमने लड़ी है, ये जो हम रिकमेंड, तब बात आई कि नहीं, वी आर नाउ रिस्पेक्टिंग द फौज, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग एनीबडी एल्स। एंड अगर उस फौज में कोई बंदा निडरता के साथ लड़ा है, वो होल्ड कर पाया है, जिस तरीके से उसने भाग भाग कर अपनी एक एक ट्रेंच को सो कॉल्ड सपोर्ट देने की बात करी है, तो वेल वी अप्रिशिएट आवर एनिमी।
हम अपने एनिमी को अप्रिशिएट, आपके हमारे अरुण खेत्रपाल का जो टैंक 71 वॉर में डिस्ट्रॉय किया था, आपके उस ब्रिगेडियर साहब ने एक्सेप्ट किया, और वो उस अरुण खेत्रपाल के फादर के पास जाकर रो कर आया कि सर उस बच्चे की डेथ मेरे हाथों हुई, पर आप कुछ नहीं सकते। बट दीज आर जेस्चर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मुझे लगता है these are the gestures that शेर सिंह should get a निशाने हैदर, is a gesture of bravery. We in India, हम इंडियन सोल्जर ब्रेवरी को कभी भी नीचा नहीं रखते, उसको सबसे ऊपर रखते। हम अपने देश के लेवल पर उस ब्रेवरी को रखते। हमारे लिए ब्रेवरी और देश दोनों एक है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। अच्छा, ये ब्रिगेडियर जो थे पाकिस्तानी, क्या नाम था उनका? उन्होंने अप्रिशिएट एंड एडमायर, ही अप्रिशिएटेड एंड एडमायर्ड इंडियन सोल्जर। Yes, 71 yes, में या Arun, 65? it is on record. Second Lieutenant Arun Khetrapal of the Armored Corps of Indian Army he died in a tank battle, and that other tank commander from Pakistan side was that retired brigadier. मुझे नाम एकदम से याद नहीं आ रहा, आपके वाला अभी हो सकता है मुझे थोड़ी देर में याद आ जाए, बट दिस इज ऑन रिकॉर्ड दैट ही। और ये किस जंग की बात है? ये 71 या 71? ओके। अच्छा कर्नल साहब, आपका जो इंटरेक्शन रहा है पिछले साल, 2 साल में, 3 साल में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ, ओपिनियन लीडर्स के साथ, उसको कैसे एनालाइज करेंगे आप, कैसे देखते हैं? मेरा अपना सोच है जो मैंने फील किया है, आपके यहाँ ना थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते लोग, हर चीज को वो क्रिटिसिज्म समझते हैं। अगर मैं आज ये कह दूं कि शकील साहब आप सुंदर नहीं लग रहे हैं, इट इज नॉट दैट कि आई एम क्रिटिसाइजिंग। एक ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके, नहीं आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई सुन तो लो, आपके ड्रेस के लेफ्ट कॉर्नर पर एक दाग लगा हुआ है, इसलिए आपकी वो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। वो क्रिटिकल एनालिसिस जहां पर आएगी बात, वो कभी नहीं करेंगे, वो एक नया नैरेटिव चला जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि शायद जिस तरीके से आपके कुछ पैनलिस्ट बात करते हैं और बाकी पैनलिस्ट, एक बड़ी डिफरेंस सी दिखती है। कुछ पैनलिस्ट आपके शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं कि उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू एक्सरसाइज इट। दे आर प्रिपेयर्ड टू से कि यस सर, हमने शायद गलती करी है, इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा अंदाजा लगता है कि शायद वो जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो आउटराइटली उस चीज को रिजेक्ट किसी प्रेशर में कर रहे हैं। और ऐसा आप ही के कई शोज पर हो जाता है जो चल रहे होते हैं कि वो जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम वाला जो पैनलिस्ट है वो बोल भी पड़ता है, भाई साहब मुझे नहीं आईएसआई का डर दिखाओ, ठीक है आप रहने दीजिए, आप आईएसआई की लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, आपको डर है, आप कर लीजिए। मतलब इस तरह की बातें कई बार आती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात, वो जो जिसकी फ्रीडम नहीं है, एक कम से कम इंटरनेशनल शो में उसका ये कहना कि जो इंटेलेक्चुअली फ्रीडम के तौर पर बात कर रहा है, मैं तेरा वीजा कैंसिल करा दूंगा, मैं तेरा पासपोर्ट कैंसिल करवा दूंगा। Who the hell are you यार? You are also a Pakistani citizen. That person is also a Pakistani citizen. ये क्या धमकी है कि मैं तेरा वीजा, और अरे वीजा वो वहां पाकिस्तान में रहने के लिए थोड़ी ना लेता है। मतलब आप सोचिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल एनालिसिस की बात। मेरा एक और भी है कि जहां तक अंदाजा मेरा है, जिस तरह से लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है कि सर हम बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल पाते, और ये बाय द वे मैंने एक आई विटनेस के तौर पर एक प्रोग्राम में देखा भी है कि किसी पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कुछ ज्यादा बोल दिया पाकिस्तान के बारे में, और उसके दौरान ही 2 लोग आए और उसको उठाकर ले गए लाइव प्रोग्राम से, लाइव प्रोग्राम। सो वहां अगेन मुझे लगा कि शायद द मिलिट्री कंट्रोल्ड मीडिया है या नहीं मुझे नहीं पता, हो नहीं सकता, लेकिन कई कुछ हद तक कहीं ना कहीं देयर इज अ लिटिल डाउट अबाउट इट। और इन सारे चीजों में ऐसा मेरा अनुमान है, आवाम की जो आवाज है वो दब जा रही, वो निकल कर नहीं आ रही। काफी है, अगर 10 पैनलिस्ट सुने हैं मैंने आज तक, उसमें से शायद 1 या 2 ही है
जो शायद एज अ अवाम बोलने के लिए तैयार है कि नहीं यार हमारे यहां पर भी गलतियां हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर अगर इंडिया बोल रहा है कि चलिए जी आपने हमारे यहाँ फला फला टेररिस्ट स्ट्राइक कराई है, लेट से एक एग्जांपल ले लेता हूँ पठानकोट वाली, तो भाई अगर वो बोल रहे हैं कि हम प्रूफ देने को तैयार है, आप अपनी टीम भेजिए, आपको दिखाएंगे, डोजियर तो दे ही दिया है। अब उस पर जब एक्शन नहीं होता है क्या, तो बोले भाई हमें कम से कम ये तो बताना पड़ेगा। अगर हमारी टीम गई है, इन्वेस्टिगेट कर आई है, डोजियर लेकर आई है, तो उसे ये तो बताना पड़ेगा कि डोजियर के हिसाब से ये चीजें गलत पाई गई, ये चीजें सही पाई गई। और आप एक बात बताओ, ये कैसे हो रहा है कि एक थर्ड पार्टी, अगर पाकिस्तान का टेररिज्म में कोई हाथ नहीं है, एक थर्ड पार्टी होगी ना, वो तो इंडिपेंडेंट पार्टी होगी, वो थर्ड पार्टी बोलती है नहीं यार फोर्थ पार्टी को ले लो। क्यों ले लो भाई? मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को पता है कि मेरे डोजियर ठीक है, पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान आप अपनी बात बताइए कि इस डोजियर पर आप कहां खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट कि अगर पाकिस्तान बोल पाए कि हाँ भाई ये जो 4 टेररिस्ट हैं ये अगर पाकिस्तान से फला फला जगह से आए हैं, वेल आए हैं तो आए हैं यार, आपने ठोक दिए ना, आपने मार दिए ना, वी अप्रिशिएट इट, इट्स अ जॉइंट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। हमारे यहां से निकला हुआ टेररिस्ट अगर आपके यहां मारा जाता है, हमें कबूल ही नहीं है, हम इसे वेलकम करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम? मुझे इन कुछ चीजों के ऊपर अच्छा, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि आपके यहाँ के पैनलिस्ट का फोकस हमेशा अल्टीमेट फोकस जिसको बोलते हैं ना, मोदी 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 मोदी, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। भाई सब गोदी मीडिया और मोदी में फर्क है, ऐसा मेरा, क्योंकि मैं भी कई बार इस पर बात करता हूँ और मैं मेरे ज़हन में भी यही सवाल आ रहा था कि हमारे यहाँ लोग फौरन ये कहते हैं कि इंडिया का मीडिया तो गोदी मीडिया बन चुका है, इट हैज लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस। मान ली बात। मेरा अपना जो डेफिनेशन है, क्योंकि ये ना ये सारे काम जो है ना ये डेफिनेशन के हैं। जैसे मैंने बोला ना टेररिज्म, अगर टेररिज्म का डेफिनेशन पाकिस्तान और इंडिया का एक हो जाएगा ना, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट जस्टिफाइड बाय वर्ड ऑफ टेररिज्म। अगर हम दोनों इंडिपेंडेंटली इस समय कंट्रीज को मत इन्वॉल्व करें, अगर डेफिनेशन टेररिज्म की आपके यहां बलूच वाली है, सो मेरा, जब आप गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया वो मीडिया होता है जो अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में चलेगा। ये बड़ा साइकोलॉजिकली करेक्ट है। आज मैं अगर शकील चौधरी साहब को एक अच्छा इंसान पा रहा हूं, ये मेरा आज का नजरिया है, ये मेरा नजरिया है कि उनकी बातचीत से, उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि नहीं, ही इज नॉट टेकिंग एनी साइड्स। उसमें भी बड़ी बात कर रहा हूं, साइड्स कैन चेंज सर्कमस्टेंशियली। क्या बात है? अगर मेरी गवर्नमेंट कहती है कि शकील साहब मेरे एनिमी हैं, गलत क्या कह रही है? भाई एनिमी, कंट्री का बंदा एनिमी है। अब डिपेंड करेगा कि मैं किस चीज को जस्टिफाई करूं। जो आजकल आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हर एक कोई एक जज्बा लगाना चाहता है, शो ऑफ करना चाहता है कि नहीं यार मैं गवर्नमेंट के साथ हूं, गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, गवर्नमेंट इज डूइंग ब्लडी फैंटास्टिक। और उन्हीं में वो गलत वर्ड के, वो पाकिस्तान को ठोक रही है, वो उसको ठोक रही है, उसको ये ठोक रही है, ये वर्ड्स अपने आप आ जाते हैं। कहीं पर भी ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहीं पर भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि हम इस्लामाबाद गए, कि हम कराची गए, कि हम लाहौर गए, हमें तो किसी ने नहीं बोला, मीडिया ने बोल दिया। Why? You have to see this very practically, because the media has to create sensation also, because it has to sell. वहां से एक गलत कंपटीशन भी शुरू हो जाता है। सो कभी भी कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे कि गोदी मीडिया जो है, जो सो कॉल्ड एब्सोल्यूट बोले, जो गवर्नमेंट को प्लीज करने वाला जो मीडिया है, वो सिर्फ अपने आप में, हमारे यहां अगर 100 चैनल है तो उसमें से 15-20 चैनल पर ही है। इट इज नॉट ऑल एवरीवेयर। और वैसे भी एक बात बताइए, चलिए अगर हम
मोदी या गोदी, जैसे भी आप लेना चाहे वैसे ले लीजिए, अगर उनके हम सपोर्टर हैं एज अ मीडिया, अगर हम बात करें, तो ये जो इतनी सारी बातें ओपनली आ रही हैं कि गवर्नमेंट इज कर्बिंग द मीडिया, इज डूइंग दिस, ये सब फिर अलाउड कैसे हो रहा है भाई? फिर तो वो तो जैसे हमारे इमरजेंसी के टाइम में था, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप एक बात बताइए, वो स्टालिन साउथ में भी बोल पड़ता है, वो दूसरे जो अपने पंजाब के जो सीएम साहब हैं वो भी बोल पड़ते हैं, केजरीवाल भी बोल पड़ता है, ऑपोजिशन लीडर के तौर पर सो कॉल्ड राहुल गांधी कुछ भी बोल सकता है। इज इट नॉट फ्रीडम? आई थिंक देयर इज अ फ्रीडम एंड इट गेट्स रिपोर्टेड। देखिए, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं कैमरा आपके पास लेकर आ रहा हूं, हाँ जनाब आप क्या समझते हैं मोदी जी को, और शकील साहब के बजाय वो राहुल गांधी जी बोल देते हैं कि चौकीदार चोर है। ये चल रहा है ना यार, रोका तो नहीं है। सो दैट मीन्स दैट मच ऑफ फ्रीडम इज वेरी मच देयर। मेरे यहां प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहां ना ऐसा कर पाना अपने आप में मुश्किल होगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि चैनल को क्या अट्रैक्शन है, आप प्रैक्टिकल आ जाओ जिसको बोलते हैं। चैनल को दो अट्रैक्शन बड़े तगड़े होते हैं, एक होता है उसको चलाना है, और उसको चलाने के लिए उसको स्पॉन्सर चाहिए, सीधी सीधी बात है। अब अगर पब्लिक और स्पॉन्सर यही सुनना चाहती है कि नहीं मोदी इज दी बेस्ट, तो वेल दैट चैनल विल ब्रिंग इट आउट एज बेस्ट। ऐसा तो नहीं है कि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और मोदी जी की क्रिटिसिज्म नहीं बोल रहे हैं और वो कवर ही नहीं हो रही है, कवर भी हो रही है कि मोदी जी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, फला फला ने, वो नीतीश कुमार ने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। दूसरी जगह ये भी हो रहा था कि हाँ भाई तेजस्वी यादव ने ये किया या ये नहीं किया। दिस इज डेमोक्रेसी। यस, आई विल एग्री कि आपका फोकस क्या उन 8-10 चैनल पर है तो आपको सिर्फ वही दिखेगा कि नहीं यार यहाँ तो मीडिया बिक गया है, या जो भी वर्ड आप इस्तेमाल कर लीजिए। बट आई डोंट थिंक दैट इज द वे। एनडीटीवी पर आज भी बोला जाता है कि गवर्नमेंट की ये चीज गलत है। इवन रिपब्लिक टीवी में बोला जाता है, क्योंकि दे आर रिपोर्टिंग थिंग्स करेक्टली, कि नहीं ये जो बीजेपी के जो फला फला एमएलए हैं वो अरेस्ट किए जाने चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गलत काम किया। ऐसा नहीं है, नहीं ये मैं मानता हूं कि वो 10, जहां बात आती है देश वाली, और वहां पर अगर वो मोदी जी के कोई स्टेटमेंट की सपोर्ट या अगेंस्ट की बात आती है तो मीडिया उसको सपोर्ट करता है, और उसको सपोर्ट करते समय उस मीडिया को ये लगता है जरूर कि मैं अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूं, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं, अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा हूं। लास्ट जो आपके यहां से हमारे पास आवाज आती है कि आप सो कॉल्ड मोदी जी की चमचागिरी कर रहे हैं। वैसे सच बताइएगा, अगेन एक बात शकील साहब, आप इस समय कोई एक स्टेटमेंट दें कि चलिए जी शहबाज शरीफ से अच्छा कोई इंसान है ही नहीं, आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ ये प्रोग्राम देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि कोई जाकर बताएगा नहीं साहब शकील साहब ने तो आज बल्ले बल्ले कर दी, कर्नल साहब को भी मिला लिया, कि कर्नल साहब से भी बुलवा लिया कि शहबाज शरीफ इज अ वेरी गुड मैन? ऐसा नहीं होता। These are only inferences। ये हम अपने लिए एक इंप्रेशन बनाते हैं, अपना जज्बा दिखाते हैं कि नहीं यार हम गवर्नमेंट के साथ हैं। इंडियन आर्मी किसके साथ है? हमारी इंडियन आर्मी पर भी आजकल आपको मालूम है काफी ज्यादा सवाल जवाब होते हैं कि वो जी मोदी के साथ हो गई। वो जनाब एक बात बताइए, जब इंदिरा गांधी थी तो अब ये ब्लेम हमको तब भी लगता था कि तो इंदिरा गांधी की आर्मी है, ये तो मनमोहन सिंह की आर्मी है। इंडियन आर्मी ऑलवेज बिलोंग्स टू दी गवर्नमेंट इन पावर। अगर ऐसा ना हो तो हमारे यहां एग्जैक्टली वही हो जाएगा जो पाकिस्तान के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि आर्मी कंट्रोल्स दिस 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 सब कुछ वगैरह वगैरह। सो मेरा अपना आकलन है ये मेरा अपना इंप्रेशन है, एंड विद प्रूफ मैं आपके साथ पूरी बातें कर रहा हूं कि मीडिया में दोनों पार्ट आपको जरूर मिलेंगे। कोई कंट्री की इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यूएस, कोई कंट्री की मीडिया ये कभी चैलेंज नहीं कर पाएगी कि क्या वो डेमोक्रेट के साथ है या रिपब्लिकन के साथ है। वो झुकाव दिख जाएगा। मीडिया हाउसेस हैव गॉट दैट झुकाव, क्योंकि मे बी द ओनर इज अ रिपब्लिकन, एक्स रिपब्लिकन वगैरह वगैरह। सो आप एक बात बताइए,
हम तो आपके यहाँ काफी टाइम से, पिछले 10-12 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, और काफी सारे जो आपके एंकर्स हैं वो हमारे साथ शेयर भी करते हैं, नहीं सर मेरा जो है वो ब्लॉक हो गया है, बैन हो गया है। मुझे सर बुलाया गया था, मुझे वार्निंग भी दी गई थी कि आप ये इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि प्रो इंडिया दिख रहे हैं। जब वो छूटे वो फिर से वही, वो अभी भी कर रहे हैं। इंडिया में ये चीज इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब भी कभी कहीं कोई इस तरह की बात आती है तो मेरा मीडिया इमीडिएटली कोर्ट पहुंच जाता है कि नहीं जी, आप एक बात बताओ, बरखा दत्त क्या कर रही है? बरखा दत्त ऐश मार रही है। क्या ऐसा काम है उन्होंने जो भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोला हो? उन्होंने सब कुछ बोला है। बट थोड़े दिन से जैसे ही उन्होंने 2-4 स्टेटमेंट अच्छे दे दिए, बोले जी अब ये तो ये भी गोदी हो गई। मैं बरखा दत्त इसलिए नाम ले लिया बिकॉज आई नो हर पर्सनली, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। मैं तो कह रहा हूं कोई भी ले लीजिए, रवीश साहब इतना बढ़िया एनालिसिस देते थे, लेकिन मेरा अपना इंप्रेशन है कि वो कुछ एक्सट्रीम जा रहे थे, प्रूफ के साथ बात नहीं कर रहे थे, ऐसा मेरा इंप्रेशन। हो सकता है दसियों का अच्छा इंप्रेशन भी हो कि नहीं वो ठीक बात, लेकिन वो बोल पा रहे हैं, उनका वीडियो चल रहा है, उनका यूट्यूब चल रहा है, क्या ये अपने आप में फ्रीडम नहीं है? कम है ज्यादा है वो तो उसकी अपनी चॉइस है। रवीश को बोलो कि नहीं जी छोड़ेगा नहीं, इसी लाइन पे रहे। बरखा दत्त को आप समझाइए कि नहीं जी तूने तो सर, आपको अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल देता, आजकल तो ये वाला हो गया, पहले होता था अखबार। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की पॉलिसी थी कि जो भी गवर्नमेंट इन पावर होगी हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे सो दैट उसके अंदर की कमियां निकल कर। ये तो तब भी था। इंडियन एक्सप्रेस ऑफ दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, लेट 80s, जब एटलीस्ट मैं एडिक्टेड था, उस अखबार में आपको प्रो गवर्नमेंट कुछ मिल ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया ही नहीं। वो हर एक चीज के अंदर नुक्स निकालते थे। ठीक है भाई, क्योंकि उनका काम था कि भाई ओपोजिशन का काम क्या होता है? ओपोजिशन का काम यही होता है कि अपने देश की बिल्डअप के लिए आप सरकार को चेक में रखें। मीडिया का भी ये बहुत जरूरी काम है कि आप करेक्ट रिपोर्टिंग करें, और जरूरत पड़ने पर, जो कि आजकल लिमिट क्रॉस हो गई है, वो जरूरत पड़ने पर अपने देश को नीचा ना हो। अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन मीडिया गोइंग द गवर्नमेंट वे इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट दे शुड बी ऑनेस्टली करेक्ट। उनको सच्चाई के साथ न्यूज को लाना चाहिए, और ऐसा मेरा आकलन है कि यस, न्यूज आ जरूर रही है, दबाई नहीं जा रही। बल्कि कर्नल साहब मैं तो काफी इंडियंस को देखता हूं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे जो कि इंडियन नैरेटिव को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन आता है कि भाई फिर ये जो हैं आप क्लिप कहां से ले लेते हैं? एक आपके यहाँ फोर्स के एडिटर हैं, ही इज अ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, हिज नेम एस्केप्स मी, सरीन नहीं सरीन नहीं, मेरा ख्याल कुछ और नाम है, सरीन या सानी, सानी। हाँ जी। तो वो काफी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं इंडियन मिलिट्री की अप्रोच को, इंडियन जनरल्स को। तो बहरहाल यही है कि इसी तरह से सर नोम चॉम्स्की जो हैं अमेरिका के सबसे बड़े डिसिडेंट हैं, वो ये भी कहते हैं कि जी अमेरिका इज नॉट अ डेमोक्रेसी। तो माय क्वेश्चन टू हिम वुड बी कि भाई अगर अमेरिका डेमोक्रेसी नहीं होता तो आप जो कुछ लिखते रहे हो इतने डेकेड से वो ना लिख पाते, आपको फारग कर दिया गया होता किसी एक्सीडेंट में, किसी इस तरह के वाक़े में। तो आप इतना क्रेडिट तो दो अमेरिका को कि अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी एंड यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये तो एक बात है। और बरखा दत्त की आपने बात की तो मुझे याद पड़ता है हाफिज सईद ने भी एक दफा उनकी तारीफ की थी कि कश्मीर पे उनकी रिपोर्टिंग बड़ी जबरदस्त है। तो उस पे बरखा ने कहा था कि आई डोंट नीड द प्रेज ऑफ अ टेररिस्ट। हमारे यहाँ वो एक आग लग गई कि हाफिज सईद ने किया है, बरखा दत्त के पीछे पड़ गई जलता कि तेरे को वहां से अप्रिसिएशन लेनी पड़ी। ठीक है ना? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हो फोर्स मैगजीन, और आप बोल रहे हो वो क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं, आई डोंट थिंक ही क्रिटिसाइजेस। मैं आपको एक लेवल ऊपर ले जा रहा हूं। ही इज अ गुड क्रिटिक, ही इज ओनली अ गुड क्रिटिक। वो इवेलुएट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कोई एक्शन लिया है, उसके प्रोज और कॉन्स क्या है। प्रोज तो पूरी दुनिया बता रही है, कॉन्स वो बता रहा है, क्या बुरा है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, इट इज ऑन रिकॉर्ड,
आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज हिम, ये मेरे नोएडा में साथी हैं वो, बाय द वे फोर्स मैगजीन जो है वो मेरे बिल्कुल पड़ोस में है। आई डेयर से ही इज नॉट अ रिटायर्ड मैन, ही इज अ कोर्ट मार्शल्ड मैन। अब अगर मैं उस नजर से देखूं तो मुझे तो यही नजर आएगा ना कि वो एंटी पाक आर्मी है, क्योंकि उसके दिल में एक ग्रज है कि यार मुझे आर्मी से निकाला गया कोर्ट मार्शल करके, रीजन कोई भी हो। क्योंकि अगर रीजन सही थे गलत थे, अगर गलत थे तो ही शुड हैव गॉन टू द कोर्ट, कोर्ट में भी वो जरूर गया होगा, कोर्ट से भी उसे वो नहीं मिली होगी रिलीफ, इसलिए फाइनली लंपेड, कोई बड़ी बात नहीं। और एक बात बता दीजिए एक सेकंड के लिए, एक बड़ा इमीडिएट ले लेते हैं, राफेल ले लेते हैं कि इंडिया ने राफेल लिए। उस बंदे ने अगर ये कह भी दिया कि राफेल इज नॉट सूटिंग आवर रिक्वायरमेंट, इंडिया इज गोइंग रॉन्ग, आवर फोर्सेस हैव गॉन रॉन्ग, अब आप बताइए गलत क्या है उसमें, गलत क्या है भाई? उसका कहना है कि राफेल लेना हमारे लिए गलत इसलिए है क्योंकि उसके सोर्स कोड हमें नहीं मिलेंगे। भाई उसका इंप्रेशन ये है और जो सही है। मेरा इंप्रेशन ये है कि सोर्स कोड नहीं मिलेंगे। तू मुझे क्या बता रहा है? जब हम खरीद रहे थे हमें नहीं पता था, हमें पता था, इंडिया न्यू दैट, क्योंकि हमारे को तो वो जो पहले वाला जो जहाज हमने इनसे लिया था उसके भी हमारे को सोर्स कोड नहीं मिले, मिराज के हमारे को तो उसके भी नहीं मिले सोर्स कोड। लेकिन शकील साहब, हम लोगों से ऊपर भी एक थिंकिंग का लेवल होता है और उस लेवल पर काफी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमें लेना क्या है और कितनी जल्दी लेना है, कितने लेना है। दुनिया भर ने बोल दिया बोफर्स खराब करना है, बोफर्स खराब करना है, पैसे से खरीदी गई थी, उसमें वो राजीव गांधी ने पैसे ले लिए, ये ले लिए। जैसे ही कारगिल हुआ सारे के सारे बोलने लगे इससे बढ़िया कोई गन नहीं है। क्या गन है भाई जिसने पूरा सब कुछ बचा लिया कहने के लिए? मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इट वॉज नॉट द बेस्ट गन, बट वेल यू विल नॉट ऑलवेज गेट द बेस्ट बिकॉज यू हैव सो मेनी कंसिडरेशंस। Bofors was the third best gun in our assessment. बट पहले वाली जो दो गन थी वो उन कंट्रीज से थी जो जिसके साथ मेरी रिलायबिलिटी नहीं थी। बहुत सारी चीजें हैं भाई जिससे हमारे को जो रिपेयर्स है, जो उसका एमिनेशन सप्लाई है, वो सारा का सारा रिलायबल नहीं है, वो रोक देगा। मैं आपको एक और बढ़िया एग्जांपल दे दूं, पर्सनल प्रूफ है इसलिए मैं कह रहा हूं। जीपीएस, आजकल आपके लिए जीपीएस एक तरह से सब कुछ है। इंडियन आर्मी में जीपीएस मैंने ट्राई किया था, मैं उस टीम का पार्ट था 1994 में रेंजेस के अंदर। मैं वहां पर इसका ट्रायल करना था। सबके लिए ये बिल्कुल बड़ा थ्रिल था, मेरे लिए भी था। यार कहीं भी जाओ, गाड़ी में बैठे बैठे ठा 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 डाला, वहां से वहां डाला, वो वहां से वहां पहुंच गए। बढ़िया बात है सर। हमारी 7 लोगों की टीम थी, 7 में से मैं अकेला था जिसने प्रोटेस्ट किया कि ये हम नहीं लेंगे। क्यों? आई वॉज आर्टिलरी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आर्टिलरी में सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जीपीएस की इंपॉर्टेंस। हम अपना फिजिकल करते थे। तो हमारे जनरल साहब ने ये भी पूछा कि जनाब ये शैलेंद्र तुम अकेले हो? मैं कहा सर मैं आर्टिलरी के तौर पर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये मुझे रिप्लेस नहीं करेगी। मेरा जो सर्वे मैं करता हूँ वो सर्वे करूंगा, ये उसके ऊपर से आप मुझे दे दो, कोई बड़ी बात। उसने बोला क्यों? मैं कहा क्योंकि ये यूएस का बना हुआ है, यूएस ने इसके अंदर डाला हुआ है, इसके डाटा उसमें लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर सेलेक्टिवली यूएस कैन ऐड एरर, दिस कैन बी एडेड। नंबर 1, selectively the satellite can be blocked for this। मैं तो मर जाऊंगा रास्ते में सर। मैं राजस्थान से चला पाकिस्तान की तरह और साला उसने ब्लॉक कर दिया तो मैं कहां जाऊंगा? So sir, we will use it, but that is where then we started going for Garmin. Garmin was the constellation of those 13 satellites from Russia. But even then I said no, today our relation with Russia is good। क्या पता कल, बीच में आपको भी याद होगा थोड़े दिन पहले आया था ना कि रशिया में गिव देयर फाइटर्स टू पाकिस्तान, जब एक बार आपके इमरान खान वहां पर जाकर बाहर बैठे हुए थे कि भाई मिलना है मेरे को, जब ये जंग शुरू हो रही थी इनकी यूक्रेन वाली, उन दिनों बात चली, हमारे को भी फिक्र थी। सो देखिए, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स
और एनिमीज एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न, मैं उसी के तहत आपको बोल रहा हूं, हाउ इज दिस दैट इन डिप्लोमेसी पाकिस्तान एंड इंडिया आर फेलिंग सो मच कि हम इस एनिमिटी को ही सिर्फ लेकर चल पा रहे हैं, फ्रेंडशिप कहां नहीं हो रही। हालांकि मैं आपको प्रूफ दूंगा अगेन, क्योंकि आपके यहाँ लोगों का प्रूफ का मामला मेरे को बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। व्हाट हैव इंडिया गिवन एज अ प्रूफ टू पाकिस्तान कि वी मीन गुड, हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं। मैं आपको इसमें गलतियां मत निकालिए, कोई टॉन्ट नहीं मार रहा। हमने आपके 93,000 सोल्जर्स आपको वापस किए, अनप्रेसिडेंटेड इन द वर्ल्ड, हमने आपको वापस किए। और आपके उन सोल्जर्स ने हमारी तारीफ करी कि साहब सर्दियों में साहब ने अपना कोट उतार कर मुझे दिया। सैम मानेकशा की बात हो, खाना हमारे यहाँ शायद आधी रोटी मिल रही थी, लेकिन आपके बंदे को पूरी रोटी दी जा रही थी, क्योंकि ही वाज अ पीओडब्ल्यू। मैं सिर्फ जेस्चर्स की बात कर रहा हूं। हमने भारत रत्न किसको दिया? फ्रंटियर गांधी को दिया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, आप ही का बंदा था। सिटीजन तो पाकिस्तान का था ना वो, उससे पहले हमारे साथ था, ये है वो है, हमने तो भारत रत्न दे। इज इट नॉट अ जेस्चर? इट इज अ जेस्चर। अब आगे बात ट्रस्ट। वी हैव ऑलवेज ट्रस्टेड यू। हमने पाकिस्तान को हमेशा ट्रस्ट किया, जो मेरी अपनी लैंग्वेज में कहता हूं ये मेरी कमजोरी थी, हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने आपको हमेशा ट्रस्ट किया। कैसे ट्रस्ट किया? हमने आपको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया कि ट्रेड करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। सेम थिंग इज हैपनिंग विद चाइना, कि हमने उनके साथ ट्रेड किया। देखो कुछ भी कह लो, छोटी घटनाएं कितनी भी करा लो, चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर विद अस एंड वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर विद चाइना, बिकॉज आवर ट्रेड इज सो मच सॉलिडिफाइड। एक बहुत बड़ा रीजन होता है दो कंट्रीज के बीच में, और हमने तो उसमें पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दे दिया। आप उसे नहीं निभा पाए, आपकी प्रॉब्लम है। मैं आपसे उसको नहीं निभा पाया, ये मेरी भी प्रॉब्लम है, कि मुझे भी इंश्योर करना चाहिए था कि ये बरकरार रहे। हमने तो आपके साथ दिलों की कनेक्शन लगाने की कोशिश करी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बस लेकर गया, बाय एयर नहीं गया। जो जमीन की कनेक्टिविटी है, इससे बड़ी कनेक्टिविटी नहीं होती। हमने आपके साथ ये किया। हमने इसको अगेन प्लीज डोंट टेक इट एज क्रिटिसिज्म, आई एम ओनली ट्राइंग टू से व्हाट वी डिड। जो बात आ रही है, हमने तो इतनी ज्यादा आपके यहाँ पर गोदी मोदी और पता नहीं क्या हो रही है। मोदी साहब तो आपके यहाँ बिरयानी खाने भी गए, ऐसा हमारे यहाँ से भी क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सनल रिलेशंस मैटर। नवाज शरीफ के फैमिली में शादी हो रही है, एक प्राइम मिनिस्टर जाकर अटेंड कर रहा है। आप बात बताओ, इससे और बड़ा जेस्चर गले मिलने का कोशिश और क्या हो सकती है? चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपके कारगिल में आपके फ्यूनरल करे हैं। ये तो आपसे शकील साहब, मैं चाहूंगा आपके साथ मैं वो प्रोग्राम करूं जहां आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने मेरे लिए क्या किया। मैंने आपको 2-4 छुटपुट चीजें गिना दी। अगर ये पीस जेस्चर्स के तौर पर देखे जाते तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं है, कि नहीं यार ठीक है, हमारे झगड़े हैं, जेएनके की बात है, टेररिज्म के ऊपर बैठकर बात करने से क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई बैठोगे तभी तो बात होगी। जी थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब। एक शेर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। गारंटी है मेरी शकील साहब, दोस्ती भी इंडिया को निभाना आता है और निभाएगा। आप कोशिश तो करें, एक जेस्चर तो करें। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये दुआ है, कोशिश है कि दोनों मुल्कों में दोस्ती हो, भाईचारा हो, और ये एक दूसरे के नुकसान का ना सोचें, फायदे का सोचें। थैंक यू अगेन।